वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। मैं विवेक चौधरी। साथियों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूं, दुनिया के सबसे बड़े जासूस की कहानी। दोस्तों, आपको पता होगा 1967 में एक युद्ध हुआ था जो इजराइल और अरब देशों के बीच हुआ था। यह युद्ध 6 दिन चला था। दोस्तों, इस युद्ध में इजराइल विजय प्राप्त करता है, जीत हासिल करता है। इस जीत का जो श्रेय जाता है वो उन्हीं जासूस को जाता है जिनकी कहानी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं। उनका नाम है एली कोहेन। दोस्तों, आप लोग तस्वीर देख सकते हैं, ये एली कोहेन की तस्वीर है। और एली कोहेन जो रहने वाले थे वो मिस्र के रहने वाले थे। एली कोहेन की माता सीरिया की रहने वाली थी और पिता उनके इजराइल के रहने वाले थे, यहूदी फैमिली से बिलोंग करते थे। दोस्तों, सबसे पहले ये मिस्र में जन्म हुआ क्योंकि उस समय तक इजराइल नहीं बना था जब इनका जन्म हुआ था, जब फिलिस्तीन था। लेकिन 1948 में स्थापना होती है इजराइल की, तो दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे जो भी यहूदी थे वो सभी इजराइल आते हैं। उनमें से एक एली कोहेन भी थे। अब एली कोहेन, क्योंकि साथियों उनकी माता सीरिया की रहने वाली थी, उनको अरेबिक लैंग्वेज की अच्छी खासी नॉलेज थी। उनके पिताजी क्योंकि यहूदी थे, इजराइल के रहने वाले थे, उनकी हिब्रू भाषा भी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा वो इटालियन भाषा जानते थे, इंग्लिश भाषा जानते थे। न केवल इन भाषाओं की उनको नॉलेज थी, वो बोल भी बहुत अच्छा सकते थे। उनका फ्लुएंट अलग अलग स्थानों पे बहुत अच्छा था। जैसे कि मान के चलिए कि अरेबिक लैंग्वेज है, वो एक जगह पर दूसरे तरीके से बोली जाती है, दूसरे स्थान पर दूसरे तरीके से, लेकिन वो हर तरीके से बोल सकते थे, उनको ये नॉलेज थी। इसी नॉलेज का उन्होंने फायदा उठाया और उनका जो मन था शुरुआत से ही वो था इजराइल की खुफिया एजेंसी में जाने का, जिसका नाम था मोसाद। वो चाहते थे कि मैं मोसाद में नौकरी करूं। इसी वजह से उन्होंने जासूसी का कोर्स किया। जासूसी के कोर्स के बाद उन्हें सिलेक्शन मिला मिलिट्री इंटेलिजेंस में, जो कि इजराइल की मिलिट्री एजेंसी थी, उसमें इनको सिलेक्शन मिलता है। वहां पे ये बहुत अच्छा काम करते हैं, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये भेष बदलने में बहुत माहिर थे, कोई भी भेष धारण कर लिया करते थे। जैसे मजदूर बन जाया करते थे, जैसे बिजनेसमैन बन जाया करते थे, टीचर बन जाया करते थे, मतलब किसी भी नाम में, किसी भी हुलिया में वो ढल जाया करते थे। तो ये बहुत एक उनके लिए प्लस पॉइंट था। उन्हें जासूसी का बहुत शौक था। लेकिन उनका जो मकसद था वो था मोसाद में जाने का। वो 2 बार ट्राई करते हैं मोसाद में जाने की। पहली बार ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा फेल हो जाते हैं, लेकिन एक लंबे समय के बाद इनका सिलेक्शन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद में हो जाता है, जिसके बाद ये काफी खुश होते हैं और अच्छा काम वहां पे करना शुरू करते हैं। अब मोसाद धीरे धीरे इनकी जो भी प्लानिंग थी, जो तरीके थे, उनसे बड़ा खुश होती है। ये कहती है भाई जबरदस्त, ये खुफिया एजेंट है, जबरदस्त। तो इजराइल अब एक प्लानिंग बनाती है कि भाई इस व्यक्ति को, इस एली कोहेन को सीरिया भेजा जाए, क्योंकि उस समय जितने भी देश थे ये सब एक तरीके से लड़ना चाहते थे इजराइल से, क्योंकि इजराइल अकेला यहूदी देश था, बाकी जो पड़ोसी देश थे वो सारे के सारे मुस्लिम देश हैं। तो इनमें आपस में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। तो अब इनको इजराइल भेजना चाहते थे एली कोहेन को, कि ये इजराइल जाएं और वहां से हमें खुफिया जानकारी जो है इकट्ठा करके दें। तो ये अब प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। अब एली कोहेन को अलग अलग देशों में भेजना शुरू किया जाता है। ये प्रोसेस चलता है 1961 से, यानी कि 1961 से। सबसे पहले इनको यूरिक भेजा जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। सबसे पहले इनको स्विट्जरलैंड भेजा जाता है और वहां पे एक छोटा सा बिजनेस जो है वो स्टेब्लिश करके दिया जाता है कि आप यहाँ बिजनेस जो है स्टार्ट करो। ये वहां पे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फिर वहां से अलग दूसरे देश में भेजा जाता है। फिर यानी कि लगातार अलग अलग देशों में इनको भेजा जाता है। वो इसलिए कि डायरेक्ट जब सीरिया पहुंचे तो बिल्कुल भी किसी को ना लगे कि ये इजराइल से आए हैं। तो इसलिए इनको अलग अलग देशों में भेजा जा रहा था। लास्ट में इनको अर्जेंटीना भेजा जाता है, जो यूरोप का एक देश है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में इनको एक अलग नाम, अलग इनको एक काम दिया गया था। वहां पर एक ये बिजनेसमैन के तौर पर जो है प्रोजेक्ट किया गया था इनको। वहां पर एक बिजनेसमैन के तौर पर इनको रिप्रेजेंट किया गया था। और बिजनेस था इनका फर्नीचर और कपड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का।
हालांकि इससे पहले भी इन्होंने बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट किए, लेकिन लास्ट में अर्जेंटीना में जाके ये रुके। अब अर्जेंटीना रुकने का क्या काम था मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूं कि जो इजराइल है वो कहां है, और बाकी जो पड़ोसी देश हैं, दुश्मन देश हैं इजराइल के, वो कौन कौन से देश हैं, आप लोग समझ लें, फिर और इस स्टोरी को थोड़ा सा समझने में मजा आएगा। यहां पर आप लोग देख रहे हैं ये इजराइल है, इसके अलावा ये इजिप्ट है, इधर ऊपर की तरफ देखें तुर्की है, और इधर इराक और इधर ईरान है, ये कुवैत है, ये सऊदी अरब है। इस तरीके से इन देशों से घिरा हुआ है। और आप लोग देखेंगे बिल्कुल इस इजराइल के ऊपर की तरफ एक देश है सीरिया, ये भी दुश्मन देश था इसका। बस यही भेजना था एली कोहेन को, इसी जगह पर। तो इनको डायरेक्ट सीरिया भेजना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सीरिया भेजेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इनको अर्जेंटीना में बिजनेसमैन के तौर पे भेजा गया। अब धीरे धीरे बिजनेस इतना बड़ा कर दिया इनका, क्योंकि पैसे तो इनको मोसाद से आ रहे थे, इजराइल से आ रहे थे, बहुत बड़े तौर पे इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस को। अब बिजनेस तो स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन इनका जो मकसद था वो था सीरिया में जाना, सीरिया में पहुंचना। तो ये सीरिया की जो एम्बेसी थी अर्जेंटीना में, वहां थोड़ा सा जो है संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। एम्बेसी में जो जो भी एम्बेसडर वगैरह रह रहे थे, वहां पे जो भी लोग रह रहे थे, उनसे दोस्ती करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे दोस्ती को बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग इनके दोस्त भी बन जाते, क्योंकि पैसे की कोई कमी थी नहीं, बड़े बिजनेसमैन थे, अर्जेंटीना के बिजनेसमैन थे, और अर्जेंटीना की और सीरिया की दोस्ती भी गहरी थी। तो कोई डर भी नहीं था कि भाई कोई ऐसी बात होगी कि ये कोई खुफिया एजेंट होगा या इस तरह की, कोई डर था ही नहीं। तो वहां की एम्बेसी में आया जाया करते थे। तो जब ये एम्बेसी में आ जा रहे थे, तो वहां एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है जो कि सीरियन आर्मी में था, जिनका नाम था अमीन अल हफीज। मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाता हूं, उनकी तस्वीर भी मेरे पास है, ये देखिए। शुरुआत में ये आर्मी में थे, लेकिन बाद में इनका जो पेशा था वो बदल गया, वो मैं आपको बता। तो इनसे मुलाकात की, ये अच्छे खासे दोस्त बन गए, और फिर बहुत सारे लोगों से जो है दोस्ती की, लेकिन मेन जो दोस्ती कारगर साबित हुई, वो इनकी दोस्ती कारगर साबित हुई। दोस्तों, शुरुआत में ये मैंने बताया जैसा आप लोगों को कि ये सीरिया में अ, अर्जेंटीना में सीरिया के एक आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन बाद में सीरिया में तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद ये वापस चले गए सीरिया, और ये वहां के प्रेसिडेंट बन गए। तो आप लोग तस्वीर देख रहे होंगे दूसरी, ये प्रेसिडेंट बन गए थे जबकि तस्वीर है। तो जब ये प्रेसिडेंट बन गए, तो अब ये तो बड़ी खुशी की बात थी अली कोहेनी के लिए, क्योंकि उनका जो मित्र था, जो उन्होंने मित्र बना रखा था खुफिया एजेंसी को जानकारी देने के लिए, वो मित्र अब उस देश का एक तरीके से प्रेसिडेंट बन चुका है। और प्रेसिडेंट की पावर ये होती है जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री की, प्रेसिडेंट बन चुका है, तो अब तो भाई साहब खुफिया जानकारी जानकारी ही मिलेंगी। तो अब बड़ी खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ समय बड़े ठंडे माहौल में वो चीजों को करते हैं। जब ये प्रेसिडेंट बन गए थे, तो ये संपर्क करते हैं इनसे और कहते हैं कि भाई मैं अब सीरिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। तो जब इन्होंने ये कहा इन प्रेसिडेंट से कि मैं सीरिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, कपड़ों का, फर्नीचर का, तो ये बड़े खुश होते हैं कि यार हमारी आवाम के लिए, हमारे देश की जनता के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के हमारे देश में आएंगे, तो इससे खुशी की बात क्या है। तो प्रेसिडेंट को कोई टेंशन नहीं होती है, और वो डायरेक्टली ये कहते हैं कि ठीक है, आप आइए और सीरिया में जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, नो डाउट। तो ये जाते हैं सीरिया, और सीरिया में जाकर के अपना बिजनेस जो है स्टेब्लिश करते हैं। धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाते हैं और बिजनेस को बड़ा करते हैं। जब बिजनेस बड़ा किया जा रहा था, तो धीरे धीरे ये संबंध बना रहे थे उन लोगों से जो वहां पर डिफेंस में थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में थे, या और जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं उनमें थे। तो पहले तो ये धीरे धीरे संपर्क कर रहे थे, दोस्ती कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इनसे दोस्ती नहीं कर पा रहे थे। अब जो लोग दोस्ती नहीं कर रहे थे, तो उनको दोस्ती के लिए इन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। इन्होंने हनी ट्रैप का तरीका अपनाया। बताया जाता है कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उस आर्टिकल में बताया था कि अली कोहेन की 17 गर्लफ्रेंड थी, यानी कि 17 गर्लफ्रेंड थी इनकी, अली कोहेन की। ये इन्होंने किसी भी गर्लफ्रेंड को ये नहीं बताया था कि मैं जासूस हूं। उन्होंने पर्सनली इस तरीके से रखा था कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, और एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं था उन महिलाओं का। ये केवल उनका प्रयोग करते थे उन डिफेंस मिनिस्टर हुए या डिफेंस के वो अधिकारी हुए जिनके साथ इन्हें जुड़ना था। जो नहीं जुड़ते थे, वो हनी ट्रैप के माध्यम से उनको जोड़ लिया जाता था।
और मोस्ट इंपोर्टेंट जो जो भी उनको खुफिया जानकारियां मिला करती थी वो इजराइल को दे दिया करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बिजनेस एकदम बड़े तौर पर था, जबरदस्त बिजनेस चल रहा था क्योंकि पैसे की कोई कमी थी नहीं, इजराइल के द्वारा दबा के पैसा दिया जा रहा था। तो ये सभी मिनिस्ट्रियों में एक पकड़ बना लेते हैं बहुत जबरदस्त वाली। जैसे ये डिफेंस मिनिस्ट्री हुआ या डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री हुआ, इन सभी में बहुत अच्छी पकड़ बना लेते हैं दोस्तों। लेकिन एली कोहेन ने हर तरह की जानकारी जो है वो हासिल कर ली थी, यानी कैसे कहां से कैसी जानकारी मिलेगी वो सब जानकारी इजराइल तक पहुंचा दी थी। लेकिन एक सबसे बड़ी जानकारी इनको पहुंचानी थी जो कि एली कोहेन के दिमाग में आया था, एक जगह का नाम, जो जगह थी गोलन हाइट्स। जो गोलन हाइट्स जगह है वो एक सीरिया की ऐसी जगह थी जहां पर जो आर्मी के बैरक बने हुए थे, आर्मी के ठिकाने बने हुए थे, जहां आर्मी के सारे हथियार रखे जाते थे, वो जगह थी। ये वहां पर जो है पहुंचना चाहते थे, वहां की जानकारी हासिल करना चाहते थे। लेकिन वहां की जानकारी हासिल करना बहुत आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? क्योंकि वहां पर किसी भी आम नागरिक को जाना अलाउ नहीं था। तो फिर इन्होंने अपना दिमाग लगाया और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, उन सब से जो है मुलाकात की और अपने घर पर पार्टी रखी, बहुत आलीशान पार्टी रखी। उस पार्टी में ऐसी डिस्कशन चल रहा था। तो एली कोहेन कहते हैं कि भाई, मैं जो ये गोलन हाइट्स जगह है, यहाँ पर आर्मी का हमारा बैरक बना हुआ है सीरिया का, तो मैं उन सैनिकों की मदद करना चाहता हूं क्योंकि ये हाइट बहुत ज्यादा है। उस हाइट पर ये सैनिक रहते हैं तो वहां ऑक्सीजन की कमी है, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं वहां पेड़ पौधे लगाना चाहता हूं। अगर आपकी सरकार मुझे ये है ना छूट दे, कहे, ये परमिशन दे, तो शायद मैं वहां पे पेड़ लगाऊंगा और सारे के सारे पैसे भी मेरे ही होंगे। नो डाउट, आपको एक भी रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर के जो है वहां की जो आर्मी है वो खुश हो जाती है कि यार ये व्यक्ति तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है जो कि यहाँ पर हमारे लिए जो है वो पेड़ पौधे लगाना चाहता है। तो वहां की आर्मी ये तैयार हो जाती है और इनको लेकर के उस गोलन हाइट्स में लेकर के जाती है और वहां पे पेड़ लगाती है। लेकिन इनका दिमाग जो था वो कहीं और चल रहा था। ये जो पेड़ पौधे लगा रहे थे वो एक मैपिंग के माध्यम से पेड़ पौधे लगा रहे थे, क्योंकि इनसे पूछा जा रहा था कि भाई किस तरीके से ठीक रहेगा, कैसे लगाने चाहिए। तो वे ये उन बैरक्स में जहां सैनिक रहा करते थे वहां पेड़ लगा रहे थे, जहां पर गोला बारूद रखा था वहां पर ये पेड़ लगा रहे थे, जहां हथियार रखे हुए थे वहां पर ये जो है उन पेड़ों को लगा रहे थे और यूकेलिप्टिस के पेड़ लगा रहे थे, बड़े बड़े पेड़ लगा रहे थे। ये सारा प्रोसेस चल रहा था और ये सारी जानकारी फिर इजराइल को देते, कहते हैं कि भाई मैंने वहां पेड़ लगवाए हैं, अगर कभी भविष्य में युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो आप इस क्षेत्र में अटैक करना, इनका सारा मामला जो है तहस नहस हो जाएगा। तो ये सारी कहानियां चल रही थी। इसी का फायदा उठाया था बाद में दोस्तों इजराइल ने। मैं आपको और थोड़ी सी जो है कहानी सुनाता हूं। अब दोस्तों एक कहानी और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब सीरिया के जो मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट थे अमीन उल हफीज, ये इनके बड़े खास मित्र थे। इनको कोई जानकारी नहीं थी कि क्या हमारे देश की जो आंतरिक जानकारियां हैं ये कौन बाहर भेज रहा है। उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि एली कोहेन ऐसा करेंगे। अब एली कोहेन को ये डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे। वो कहते थे कि भाई मैं इस एली कोहेन को डिफेंस मिनिस्टर के रूप में देखना चाहता हूं, तो इनको ऑफर भी किया था। लेकिन एली कोहेन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। हो सकता है उनका क्या कारण था, क्या नहीं था, इस वजह से उन्होंने मना कर दिया कि मैं डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनना चाहता। इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट अमीन उल हफीज ने यह भी कहा था कि मेरे बाद जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो एली कोहेन ही बनेंगे, क्योंकि देश के लिए इतना काम किया था एली कोहेन ने, बहुत बड़ा बड़ा काम किया था दोस्तों। बिजनेस के तौर पे इतना मतलब आगे बढ़ा दिया था सीरिया को, तो सीरिया को यह लगता ही नहीं था कि ये खुफिया जानकारी जो है वो इसराइल को देगा। लेकिन यहां दूसरी ओर कहीं ना कहीं सीरिया बहुत परेशान था, क्योंकि वहां की सटीक जानकारियां इसराइल तक पहुंच रही थी। अब कैसे पहुंच रही थी ये पता नहीं था, जबकि सीरिया की खुफिया एजेंसियां लगातार लगी हुई थी लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही थी। तो वहां एक देश, पुराने समय में एक देश था सोवियत संघ, जो कि अभी रसिया के नाम से जाना जाता है। वहां की एक खुफिया एजेंसी है, आपने नाम सुना होगा, केजीबी। बहुत खतरनाक खुफिया एजेंसी है, मोसाद की तरह ही। ये काम उसको सौंप दिया जाता है। कहा जाता है कि भाई हमारे देश की आंतरिक जानकारियां इजराइल तक जा रही हैं और कौन इनको भेज रहा है ये जरा हमें पता लगा के बताओ। तो अब जो है धीरे धीरे केजीबी जो है इन पर काम करना शुरू करती है, आती है। ये केजीबी के कुछ एजेंट आते हैं सीरिया में और ये अपने तरीके से जानकारी देना शुरू करते हैं।
वहां दूसरी ओर क्या था कि ये एली कोहेन का एक घर था, बहुत आलीशान, बहुत बड़ा घर था दमिश्क में। दमिश्क में घर घर बना हुआ था, तो ये अपने घर से ही एक एक तरीके से एक रेडियो सिग्नल डिवाइस था, उसके जरिए जो है ये जानकारियां इजराइल को दिया करते थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने मना किया था कि आप ये जानकारियां डेली मत दिया करो या वीक में मत दिया करो, महीनों महीनों में दिया करो, सारी इकट्ठी करके। लेकिन ये खुशी के वजह से कि आज मुझे ये जानकारी प्राप्त होगी, तुरंत जो है इजराइल को दे दिया करते थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि मेरी जो जानकारी है वो किसी को नहीं पता लगेगी, क्योंकि मैं आज जो है इतना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूं कि कोई मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करता। लेकिन जो केजीबी थी उसने सबसे पहले आते ही एक डिवाइस तैयार किया, और डिवाइस था ये कि अगर सीरिया के अंदर से कोई भी व्यक्ति बाहर बात करता है रेडियो सिग्नल डिवाइस के जरिए, तो वो कैप्चर करके उसकी रिकॉर्डिंग कर लिया करती थी। धीरे धीरे ये चीजें चल रही थी, लेकिन एक दिन जब एली कोहेन बात कर रहे थे इसराइल में मोसाद से, तभी एक रिकॉर्डिंग केजीबी के पास पहुंच जाती है, और वो रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी खुफिया जानकारियां एली कोहेन दे रहे थे इसराइल को, जिसके बाद केजीबी सीरिया की आर्मी के साथ जो है उनके दमिश्क वाले घर पे पहुंचती है और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथियों, गिरफ्तार करने के बाद उनको 1 महीने तक इतना टॉर्चर किया जाता है कि उनके नाखून उखाड़ लिए जाते हैं, उनकी उंगलियां काट दी जाती हैं, उनके कान काट दिए जाते हैं, और इतना खतरनाक, इतना बुरे तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। इतने खतरनाक तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता है। उधर दूसरी ओर मोसाद लाख कोशिश कर रही थी कि कैसे भी हमारा जो एजेंट है पकड़े गए हैं उनको छुड़वाया जाए। नेशनल इंटरनेशनल हर मुद्दे को वो उठाना चाहती थी, हर कोशिश कर रही थी मोसाद, लेकिन उसकी कोई प्लानिंग काम नहीं कर पाई। 1 महीने के अंदर अंदर ही एली कोहेन को फांसी पर लटका दिया गया, और फांसी पर भी लटकाया गया था एक चौराहे पर। चौराहे पर 8 घंटे तक लगातार लटका के रखा, और उनके शरीर पर लिख दिया गया था, यह गिफ्ट है मोसाद के लिए। दोस्तों, जब उनकी डेड बॉडी को मांगा था इजराइल ने, तो मना कर दिया था कि डेड बॉडी भी हम लोग नहीं देंगे इसकी। और उनकी जो पार्थिव शरीर था, जो उनकी डेड बॉडी थी, उनको उसको कहां दफनाया गया, कहां कर दिया गया, ये भी कोई जानकारी सीरिया ने नहीं दी थी दोस्तों। लेकिन काफी समय के बाद, कई सालों के बाद, इजराइल ने लगातार कोशिश की और उनकी एक घड़ी को बरामद कर लिया था। ये सोचकर के सीरिया बड़ा परेशान था कि ये घड़ी कहां से मिल गई इनको। तो उस घड़ी को वापस लेकर गए थे, एली कोहेन की घड़ी को। आज तक नहीं पता चला ये घड़ी कैसे उनको प्राप्त हुई। वापस लेकर के गए थे, और कुछ दिन तक इज़राइल में म्यूजियम में रखा था, लेकिन बाद में उनकी पत्नी को दे दिया था। उनकी पत्नी का नाम था नादिया। अब नादिया के कुछ आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल दे रखे हैं अलग-अलग वेबसाइट्स पे। जैसे एक आर्टिकल है, उन्होंने कहा था कि मुझे कभी भी ये नहीं बताया था कि एली कोहेन ने कि वो एक खुफिया जासूस हैं। हमेशा कहा करते थे कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, लेकिन उनको कभी नौकरी मिली नहीं। एक बार उन्होंने पत्र के माध्यम से मुझे लिख करके भेजा था कि मैं मेरी जो है नौकरी जल्दी लगने वाली है, और हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी वो मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसके बाद उन्होंने एक बार सिलाई मशीन मांगने का जिक्र किया था, उसमें आर्टिकल में देखा था मैंने कि उनकी पत्नी को सिलाई मशीन की जरूरत थी, तो उन्होंने एली कोहेन को पत्र लिखा कि मुझे सिलाई मशीन की जरूरत है। तो एली कोहेन ने वापस जवाब दिया कि अभी मेरे पास इतने रुपए नहीं है कि मैं आपको सिलाई मशीन दिलवा सकूं। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं पहली सैलरी, पहली तनख्वाह से आपको सिलाई मशीन दिलवा दूंगा। तो दोस्तों, आप सोचिए कि एक जगह जाकर के वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का। दूसरी ओर अपने घर पे वो एक बिल्कुल आम नागरिक की तरह है, मिडिल क्लास फैमिली की तरह है, मिडिल क्लास से भी नीचे, यानी कि गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा है। उसके घर वालों को ये नहीं पता कि दूसरी ओर वो कितना अरबपति खरबपति है। दोस्तों, इससे ये पता लगता है कि खुफिया एजेंट जो होते हैं वो हमारे देश के लिए काम करते हैं, ना कि अपने परिवार के लिए। वो पूरे देश को अपना परिवार समझते हैं। अगर वो चाहते तो वहां से थोड़े से पैसे लेकर के अपने घर की आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो भी किया देश के लिए किया। और ऐसा नहीं कि मोसाद की खुफिया एजेंसी के साथ ही ऐसा होता है। हमारे देश की जो खुफिया एजेंसी है, उनमें जो एजेंट है वो बिना चेहरा दिखाए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग जब चैन की नींद सो पाते हैं, जब वो दिन रात जागते हैं। साथियों, मुझे नहीं लगता कि जो खुफिया एजेंट होते हैं और आर्मी में जो स्पेशल फोर्सेस में होते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, और आप लोगों को भी नहीं लगना चाहिए। वो जान हथेली पर रख करके हर दिन
मौत से खेलते हैं साथियों, केवल और केवल हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आज मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी या कहानी आपको पसंद आई है तो एक प्यारी सी कमेंट लिखें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस या स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की, जैसे जैसे कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ, और आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं जीरो से एडवांस लेवल तक, तो आइए, देर किस बात की। आपके लिए मैं लेकर के आया हूं स्पेशल बैच, जो कि केवल 499 रुपए में अवेलेबल है आपके अपने एप्लीकेशन कंपटीशन गुरु में। इसमें हमारी ई बुक, किताबें, क्लास नोट्स, पीडीएफ, सारा कुछ आपको फ्री मिलेगा। यानी ये मान के चलिए इस बैच के बाद आपको रीजनिंग कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीरो से एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा। 2 साल वैलिडिटी है, 5 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बैच से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए इस नंबर पे, जो नंबर यहां दे रखा है स्क्रीन के ऊपर, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।